नमस्कार मित्रों आज 19 मई की तारीख है, साल वही 2020। और कभी कभी लगता है मित्रों कि कोरोना जब इतना ज़्यादा हम पर हावी हो गया है तो ये तय है कि इस एक बारे में भी, इससे उपजने वाली जो संवेदनशीलता है उसके बारे में भी, और घटनाक्रम के बारे में भी, और सोच के बारे में भी साहित्य तो रचा जाता होगा। ये बात अलग है कि अभी वक्त थोड़ा बीता है, अभी 2 माह के वक्त में अगर लिखा भी गया है तो उसका संपादन या उसका जो प्रकाशन है वो सही रूप में सामने आने में वक्त लगेगा। लेकिन मुझे ये तो लगता है कि विश्व भर में इसके बारे में ज़रूर लिखा जाता होगा, और हमसे भी ज़्यादा शायद डूब कर लिखने वालों में अन्य देशों के लोग, जिनमें इटली भी है, स्पेन भी है, जहाँ पर्टिकुलरली एक फ्लेवर है हर चीज़ को सामयिक बातों पर लिखने के बारे में, अमेरिका है, और कुछ एक और देश जिनमें इसका व्यापक प्रभाव देखा गया है। इवन यूके के बारे में, ब्रिटेन के बारे में ले लीजिए, चीन के बारे में भी। चीन के बारे में बहुत कुछ होता है, लिखा जाता है, लेकिन वो बहुत लंबे अरसे के बाद हमारे सामने आता है। बहरहाल लेखन का क्रम जारी रहता है। तो आज हम 2 लेखकों की बात करते हैं जिनका ताल्लुक़ इस तारीख से है। कोरोना साहित्य के बारे में बाद में कभी चर्चा करेंगे। तो आज चर्चा करेंगे, आज विशेष रूप से जन्म दिवस है रस्किन बॉन्ड का। रस्किन बॉन्ड मित्रों, यद्यपि ये एक बच्चों की किताबों के सिलसिले में इनको ज़्यादा याद किया जाता है, लेकिन उसके अलावा गंभीर साहित्य में भी इस शख्स का कोई जोड़ नहीं है। सृजनशीलता इतनी तीव्र है कि अब भी वो ज़िंदगी में पूरी तरह से अपने पूरे लम्हे सृजन में बिताने वाले एक शख्स के रूप में याद किए जाते हैं, और अब भी याद किए जाते हैं। पद्मश्री, पद्म भूषण, साहित्य अकेडमी अवार्ड, ये तीनों ये ख़ास कोई अहमियत नहीं रखते। तीनों इनको मिले हैं, और इन तीनों को मिलने से इन तीनों पुरस्कारों की गरिमा बढ़ी है। रस्किन बॉन्ड की गरिमा तो ऑलरेडी बढ़ी हुई है। पहले ही उनका जो स्थान है वो तय हो चुका है कि इस शख्स ने बहुत योगदान दिया है। मित्रों, इनकी ज़िंदगी इनकी भी संघर्षमय रही थी बहुत ज़्यादा। पिता अंग्रेज़ी के अच्छे शिक्षक थे, और जामनगर की राजकुमारी को पढ़ाने के लिए उनकी नियुक्ति सबसे पहले की गई थी, और उसी माहौल में बच्चे भी पले। स्वाभाविक था, राजसी माहौल था, लेकिन वो लंबा अरसा नहीं चल पाया। उसके बाद पिता रॉयल एयर फोर्स में चले गए, उन्होंने ज्वाइन कर ली एयर फोर्स। उस समय की रॉयल एयर फोर्स थी, हमारी आज तो IAF इंडियन एयर फोर्स है, तब रॉयल एयर फोर्स के नाम से थी। और इनकी ज़िंदगी भी एक प्रकार से दरम बरम हो गई, इनको भी अलग से रहना पड़ा, हॉस्टल्स में ज़िंदगी ज़्यादा बीती। जन्म इनका मैं शायद आपको जिक्र किया है या नहीं किया, कसौली में हुआ था, 1934 का वर्ष था। तो ये भारत में जन्मे एक लेखक हैं, अंग्रेज़ लेखक हैं, जिन्होंने अपना जन्म इसी धरती पर लिया और अपनी जन्मभूमि और मातृभूमि भारत को ही मानते आए हैं। और उसके बाद मित्रों अलग अलग जगह पे रहना पड़ा। 9 वर्ष की उम्र तक माँ बाप दोनों चले गए, और उसके बाद की जो परिस्थितियाँ थी वो बड़ी अलग थी, विकट थी। लेकिन पढ़ाई नहीं छूटी, और पढ़ाई का दामन नहीं छूटा, तो साथ साथ जो सृजनशीलता थी, लिखने का क्रम नहीं छूटा। और इस शख्स ने हमारे साहित्य को लगभग 2 दर्जन ऐसी कृतियाँ दी हैं जिनकी चर्चा अक्सर होती रहती है। पहला नावल इनका जो रूम ऑन द रूफ था, छत के ऊपर कमरा, तो ये इनका पहला नावल था, जो जब इनकी उम्र 21 वर्ष की थी तब वो छपा था। उसके बाद तो ये बेस्ट ऑफ बुक्स बाई रस्किन बॉन्ड के नाम से पेंगुइन ने भी इनका पूरा का पूरा एक साहित्य जो है वो प्रकाशित किया है। और अभी कुछ वर्ष पहले तक इनकी जो घोस्ट स्टोरीज़ ऑफ द हिल्स हैं, पहाड़ों की जो भूतहा कहानियाँ, भूतों की कहानियाँ हैं, वो बड़ी बड़ी रोचक एक सीरीज़ निकली थी बहुत ज़्यादा। और 2 फिल्मों में भी इनका उल्लेखनीय योगदान रहा है। एक जनून में, जिसमें शशि कपूर थे, आपको याद होगा, और दूसरी विशाल भारद्वाज की एक फिल्म थी, 7 खून माफ़, उसमें भी इनका अभिनय जो था वो किया गया, 7 खून माफ़।
उसमें अभिनेता के तौर पे इनकी भूमिका जो थी वो सामने आई थी। तो ऐसी शख्सियतों को याद कर लेना चाहिए। ऐसी दूसरी शख्सियत है डॉक्टर हज़ारी प्रसाद द्विवेदी। मित्रों, डॉक्टर द्विवेदी से जो शख्स मिला है एक बार भी, जिसने दर्शन किए हैं, वो समझता है कि ऋषि के दर्शन कर लिए। उनका जो अंतिम सोपान जहाँ बीता पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में एक प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष के रूप में, वो बड़ा अद्भुत था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो शायद, मुझे जहाँ तक ध्यान आता है, कि पहली बार ऐसा हुआ था जो कि हिंदी में शोध करने वाले व्यक्ति को हिंदी विभाग की अध्यक्षता मिली थी। वरना उससे पहले जितने भी अध्यक्ष थे उनके शोध का विषय, रिसर्च का विषय हिंदी था, पर सबको अपना थीसिस अंग्रेज़ी में ही देना पड़ता था। इवन डॉक्टर इंद्रनाथ मदान, जो कि लंबे अरसे तक हिंदी साहित्य के विभाग के अध्यक्ष भी रहे और लेखक भी, मूर्धन्य लेखक रहे, उनको भी अपना पीएचडी का थीसिस अंग्रेज़ी में ही सबमिट करना पड़ा था। तो ये एक, बहरहाल ये बात अलग है, विषय से हट के मैं डॉक्टर द्विवेदी की बात करता हूँ। डॉक्टर द्विवेदी का बचपन का नाम मित्रों अलग था, वैद्यनाथ द्विवेदी। आप शायद विश्वास नहीं करेंगे, बाद में नाम इन्होंने स्वयं बदला और बहुत कुछ इन्होंने क्रिएट किया। सबसे बड़ी बात ये थी कि जो इनका जो पढ़ाई लिखाई हुई, उसके बाद इनको गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने यहाँ बुला लिया कि यहाँ हिंदी साहित्य पढ़ाओ भाई। और वो दिन बड़े गज़ब के थे, वहाँ उन दिनों के संस्मरण बड़े गज़ब के थे। इन्होंने टैगोर की जो विश्व भारती थी, उसमें विश्व भारती में ऐसा अनूठा योगदान दिया कि वहाँ हिंदी साहित्य के बारे में चर्चा जो थी इतनी समृद्ध ढंग से होने लगी कि बांग्ला साहित्य और अंग्रेज़ी साहित्य थोड़े से हाशिए पर सरक गए। तो इतना अच्छा इनका ढंग था पढ़ने का और पढ़ाने का। तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं, बड़ा इनका महत्व होता है। और उसके बाद मित्रों, ये काशी विश्वविद्यालय में भी विभागाध्यक्ष रहे, लेकिन वहाँ थोड़े से हंगामे भी हुए। उसके बाद ये चले आए पंजाब यूनिवर्सिटी में। और पंजाब यूनिवर्सिटी मित्र, मुझे दिन वो याद हैं कि जबकि बहुत सारे वो विद्यार्थी मेरे जैसे भी, जिनका संबंध रेगुलर क्लासेस से नहीं होता था, जिस दिन पता लगता था कि आज डॉक्टर द्विवेदी का लेक्चर भी है, क्लासरूम लेक्चर है, तो उस दिन विशेष अनुमति लेके हम लोग पीछे पीछे बैठ जाया करते थे। मतलब इस व्यक्ति को सुनना अपने आप में एक ट्रीट होता था। इनकी बॉडी लैंग्वेज, इनकी जो शब्द लालित्य, इनका जो चयन था शब्दों का, और इनका एक्सप्रेशन, लगता था जैसे कोई ऋषि जो है वो बड़े ऊंचे स्तर से, ऊंचे स्थान से बैठकर अपना वो प्रवचन दे रहा है, ऐसी एक फीलिंग होती थी। लेकिन प्रवचन की फीलिंग होती थी, वास्तव में जो लेक्चर होता था वो तथ्यों पर आधारित विवेचन होता था और बड़ा अद्भुत होता था। मित्रों, ऐसी शख्सियतों को याद कर लेना चाहिए। और विशेष रूप से इनकी जो कुछ चर्चित कृतियां हैं, उनमें बाण भट्ट की आत्मकथा, उसका जिक्र अक्सर होता है। एक इनकी कृति थी अनाम दास का पोथा, उसका भी चर्चा बहुत हुआ। और चारू चंद्रलेख, इसका भी चर्चा जो भी इन्होंने लिखा उसका चर्चा हुआ। और सबसे बड़ी बात ये थी कि इन्होंने कबीर पर जो विश्लेषण जो प्रस्तुत किया वो अद्भुत था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद अगर किसी को प्रामाणिक हिंदी साहित्य लिखने का श्रेय दिया जाता है तो उसमें दो ही नाम आते हैं, या बाबू श्याम सुंदर दास या आचार्य द्विवेदी। तो ये लोग अपने विषय के बिल्कुल तटस्थ पर्यवेक्षक होते थे कि जो इन लोगों ने कह दिया वो पत्थर पे लकीर हो गया, उसको जल्दी जल्दी काटना मुमकिन नहीं होता था। तो मित्रों, कोरोना के इस माहौल में सृजन के ऐसे दो महान हस्ताक्षरों को याद कर लेना ये बहुत अच्छा लगता है मित्रों। और बाकी बातें कल किसी एपिसोड में। आज इतना ही, शुक्रिया।